दो गुण मैंने आपको पहले भी बताए। एक तो ये दुनिया का शायद सबसे ज्यादा बेरहम युग है, बिल्कुल निर्दयी। और दूसरे, अन्याय के खिलाफ जितना ये युग लड़ रहा है उतना शायद पहले वाला और कोई नहीं। तो एक तरफ निर्दयता में ये सदी बहुत बढ़ी हुई है और दूसरी तरफ न्याय की इच्छा में भी। निर्दयता के नमूने मुझे आपको ज्यादा नहीं देने, खाली आप एक तो जो आजादी की लड़ाइयां हुई हैं उनमें कितना खून बहाया है साम्राज्यशाही देशों ने गुलाम देशों का। करोड़ों की तादाद में हो जाएगा। जैसे केवल कांगो ही ले लो तो कांगो में पिछले 70-80 बरस में कोई 60 लाख आदमी मार डाले गए हैं किसी न किसी रूप में। उसी तरह से शोषण इतना जबरदस्त किया है साम्राज्यशाही ने और दूसरे तत्वों ने भी कि चाहे हिंदुस्तान जैसे देश में तो बंदूक से ज्यादा जाने न ली हो साम्राज्यशाही ने, लेकिन अब जैसे अकाल, एक ही अकाल में युद्ध के जमाने में बंगाल में कुछ कहते हैं 40 लाख, कुछ 7 लाख आदमी मरे। जर्मनी में हिटलर दल ने 50 लाख यहूदियों को बिल्कुल जैसे कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, वैसे खत्म किया। तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बेरहम सदी है। फिर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मैं शुरू में केवल गिनाए देता हूं कि किन किन चीजों के खिलाफ इंसान आज दुनिया के करीब करीब हर हिस्से में लड़ रहा है, करीब करीब एक साथ, एक ही समय में। पहले तो ऐसा होता था कि किसी एक देश में न्याय की भावना जगती थी तो और दूसरे देशों में वो दबी हुई रहती थी। अब की बार ऐसा नहीं, सभी देशों में न्याय की भावना करीब करीब एक साथ उमड़ी हुई है, कहीं किसी बारे में कम, कहीं किसी बारे में ज्यादा। और एक फर्क ये भी है कि अन्याय कई किस्म का होता है और सब किस्मों के साथ लड़ना पहले नहीं कभी हुआ है। किसी एक प्रकार के अन्याय के विरोध में लड़ाई तो पहले भी मनुष्य ने की है, लेकिन अब की बार सभी प्रकार जो मनुष्य सोच सकता है या है उनके खिलाफ एक साथ, कभी इस अन्याय के खिलाफ, कभी उस अन्याय के खिलाफ, एक ही देश में कई अन्यायों के खिलाफ लड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले गरीबी और अमीरी के फर्क से जो अन्याय निकलता है उसके बारे में कहूंगा। ये जड़ वाला अन्याय, इसी से दूसरे बहुत से अन्याय निकला करते हैं। गरीबी अमीरी यूं कुछ बहुत पुराने जमाने को छोड़ दें तो हमेशा ही रही है और कुछ रूप में कभी कभी किन्हीं देशों में गरीबों का अमीरों के खिलाफ उठाव भी हुआ है। लेकिन अब की बार गरीबी अमीरी की लड़ाई में बराबरी की भावना बहुत जोरों के साथ आई, जो कि पहले कभी नहीं आई।
यूं आदमी में बराबरी की कोई प्राकृतिक या कुदरती भावना है, मैं तो ऐसा मानता हूं। पूरी न हो चाहे थोड़ी बहुत हो, कुछ लोग माने चाहे न माने, इनकार करें, तो छोटी मोटी बातों का तो ऐसा ही सीधा सा जवाब हो जाता है। अब जैसे मिसाल के लिए लोग कह दिया करते हैं कि उंगलियां क्या बराबर हैं, या जैसे नदियों को कभी देखने जाओ तो पता चले कि बरसात के दिनों में वो कृष्णा नदी है तो एक सेकंड में 1 करोड़ 10 लाख क्या है, 1 करोड़ 10 लाख या 11 लाख ऐसे कुछ है, 1 करोड़ 10 ही लाख होगा। 1 सेकंड में घन फीट पानी बहा देती है। और जो गर्मी के बहुत सूखे दिन होते हैं उनमें कुल 500 फीट। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण लोग दे दिया करते हैं कि इतनी असमता है, तो असमता है प्रकृति का नियम, न कि समता। इस पर मैं एक बहुत छोटी सी बात कह देता हूं कि प्रकृति का नियम जो भी हो, लेकिन मनुष्य का नियम होना चाहिए समता। ये मैं जानता हूं कि आदमी के अंदर दूसरी विपरीत भावनाएं भी मौजूद हैं। अब जैसे मिसाल के लिए कोई समाज का, राज का ऐसा संगठन जिसमें हर एक आदमी की जगह निश्चित हो, निश्चितता जिसमें आ जाए, जिसमें उतार चढ़ाव की जोखिम न हो, वो लोगों को काफी पसंद आती है। क्योंकि करीब करीब हर आदमी किसी न किसी के तो ऊपर होता ही है ना। अब जैसे हिंदुस्तान का समाज है, इसमें बहुत दबे हुए लोगों को भी प्रसन्नता इस बात की रहती है कि उनके नीचे भी तो कोई न कोई है। तो जहां एक समाज का गठन सीढ़ी के हिसाब से बन जाता है, ऊंच नीच की सीढ़ी, और ऊंच नीच की खाली एक सीढ़ी तो नहीं होती, वो तो हजारों, लाखों, 10 लाख सीढ़ियां। जैसे हिंदुस्तान जैसे समाज में तो 10 लाख सीढ़ियां होंगी, पैसे की आमदनी के हिसाब से भी और समाज में सम्मान के हिसाब से भी। तो अगर मान लो कोई आदमी 9 लाखवीं सीढ़ी पे बैठा हुआ है, तो वो इस बात से इतना नहीं घबराता कि उसके ऊपर इतने लोग बैठे हुए, वो इसी से खुश है कि हमारे नीचे चलो 1 लाख तो है ही और सीढ़ियां। तो समाज का गठन जब सीढ़ी वाला, ऊंच नीच वाला हो जाता है, हर आदमी को अपनी निश्चित जगह मिल जाती है और वो इसी से प्रसन्न होता है कि वो किसी के ऊपर तो है। अब जैसे बड़े लोगों में तो खैर बड़ी प्रसन्नता हो जाती, जो समाज का गठन करते हैं, चलाते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो नियंत्रण में तो सब एक जगह नहीं रहते, उनके अंदर अफसरों में भी कोई कम बड़े अफसर, कोई ज्यादा बड़े अफसर, तो उनके अंदर तो बड़ी जबरदस्त प्रसन्नता रहती है। निश्चित जगह है, चाहे वो सबसे बड़े न हो, लेकिन कहीं उनकी एक जगह है। अब जैसे मान लो अकबर नरसरी मान सिंह है, तो मान सिंह को तो खुशी रहती है ना कि अपनी एक जगह है। अच्छा, उसी तरह से जो बहुत गरीब समाज बन जाता है या गरीब हो जाते हैं, उनको बराबरी की भूख इतनी जल्दी आना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी इच्छा और उद्देश्य गरीबी की हालत में बहुत बार तो केवल पेट भरने का हो जाता है ना, या पेट भरने से थोड़ा ही सा अच्छा हो जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान जैसे देश में साधारण जनता, गरीब आदमी क्रांति इतना नहीं समझेगा जितना राहत वाली राजनीति, बराबरी इतना नहीं समझेगा जितना बख्शिश। उसको अगर थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे जितने की उसको आकांक्षा है, तो वो ज्यादा पसंद करेगा, चाहे वो पैसा और समाज में उसका स्थान बहुत नीचे दर्जे का हो, लेकिन कुछ मिला तो सही।
जहां आदमी बहुत भूखा, बहुत नंगा है, बहुत दबा और गिरा हुआ है, वहां वह थोड़ी बहुत छोटी मोटी राहत की चीजों से प्रसन्न हो जाया करता है और उसको बराबरी की इच्छा कोई ऐसी सपने के जगत की काल्पनिक मालूम होती है कि उसके लिए वो कुछ बहुत चिंता या सोच विचार करने को तैयार नहीं रहता। ऐसा देखा गया, लेकिन ये मैं खाली तुलनात्मक बात आपसे कह रहा हूं। ऐसा न समझना कि हमेशा के लिए एक भूखे और बहुत गरीब देश का गरीब आदमी क्रांति के बजाय राहत की नीति को, बराबरी के बजाय बख्शीश वाली नीति को पसंद करेगा। अगर ऐसा हो तब तो संसार में कभी बदलाव आ ही नहीं सकता। ये केवल एक सापेक्ष बात है, तुलनात्मक है। समय चलते चलते, ठोकर खाते खाते दूसरी बातें भी दिमाग में आने लगती। तो आज ये स्थिति तो मैंने आपको दिमागी दृष्टि से बताई। वैसे थोड़ा बहुत पैसे के और भौतिक दृष्टि से बातें हो चुकी हैं। संक्षेप में मैं उनको दोहराए देता हूं। कितनी जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर बराबरी है पैसे के मामले में, उसको आप मोटी मोटी बातें एक कड़ी में पिरो करके अगर अपने दिमाग में रखो तो अच्छा। सबसे पहले तो वही बात कि अमेरिका का औसत आदमी 14,000 रुपए हर साल पैदा करता है, उसकी उत्पत्ति है, आय है, और हिंदुस्तान का 400 रुपए। जहां तक पैसों के दाम के सबब से फर्क होता है, उसका हिसाब हम लोगों ने लगा लिया कि दुगना तिगुना हो, तो मान लो 400 और 14,000 का फर्क नहीं तो 800, 1200 और 14,000 का फर्क है। तो एक जबरदस्त फर्क आमदनी का आप जो प्रभु देश हैं उनमें और जो दबे देश हैं उनमें पाते हो आमदनी के हिसाब से। उसी तरह से दिमागी बुद्धि वाला फर्क इतना जबरदस्त है कि एक यूरोप का साधारण से साधारण यानी बुद्धि के हिसाब से इस वक्त मैं कह रहा हूं आदमी हमारे जैसे देश के परे से परे आदमी से जो संसार की जरूरी चीजें होती हैं उनमें अच्छा होता है, क्योंकि उसको अभ्यास है, वो उस समाज में पलता पुसता है, उस वातावरण की चीजों को वो सूंघ सा लेता है, उसके साथ वो जीता पनपता है। और हमारे यहाँ के अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग भी मामूली मामूली काम भी नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के लिए रेलगाड़ी की समय सूची देखना, नहीं कर पाते, तो उसमें उनका दोष नहीं है। वो असल में समाज का वातावरण कुछ ऐसा है कि ये यूरोप वाले लोग या जो संपन्न देश हैं, या समझो उठना बैठना खाना पीना, अब मामूली चीज जैसे मुंह खोल करके खाना, पिच पिच करना, खाते खाते थूक देना, ये सब ऐसी कुछ चीजें हैं। और उसके साथ साथ दिमाग को खोलने वाला सवाल भी जुड़ा हुआ है कि दिमाग कितना खुला रहता है, कितना बुद्धि और कितनी अभ्यास उसके अंदर से पनपते हैं या निखरते हैं। ऐसे ही दाम की गैर बराबरी, खेतिहर दाम और कारखानों की चीजों के दाम, हथियारों की गैर बराबरी, ये आप प्रभु देश और जो दबे देश हैं उनमें पाते हो। आमतौर से कॉलेजों में इसका कारण बताया जाता है कि प्रभु देशों के आदमी मेहनत ज्यादा करते हैं या बुद्धिमान ज्यादा हैं या वहां के कुछ
बहुत प्राकृतिक साधन अच्छे। अब वो प्राकृतिक साधन वाली बात तो आजकल खत्म हो गई है, लेकिन पहले किसी जमाने में रहा करती थी। अब जैसे कपड़े लत्ते के बारे में कि क्यों इंग्लिस्तान में कपड़े लत्ते ज्यादा अच्छे बनते, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन पाते। हालांकि हिंदुस्तान के घरेलू कपड़ों के उद्योग धंधों को बिल्कुल कानूनी ढंग से खत्म किया था और उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं था। लेकिन बहुत अरसे तक ये पढ़ाया गया कि लैंकाशायर में हवा में कुछ नमी रहती है, इस कारण से वहां कपड़ा अच्छा बुना जाता है। ये मैं समझता हूँ कि कोई 50-100 बरस तक पढ़ाया गया और शायद अब भी पढ़ाया जाता हो, मैं नहीं कह सकता है? अब तो कोई बहुत ही बेशरम मास्टर होगा और कोई बहुत ही बेहुदा किताब होगी तो उसमें ये लिखा हुआ हो। लेकिन मतलब ऐसी चीजें अभी भी हैं, वो ना सही, अब दूसरे रूप में है। जैसे इस संबंध में मैं आपको एक खाली सिद्धांत की बात बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन का सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, वो चला आ रहा है अभी तक किसी न किसी रूप में। वही आधार है कि जिस तरह से किसी एक देश के अंदर अलग अलग आदमियों को अलग अलग धंधा करने के लिए दिया जाता है, इसलिए वो करते हैं इसलिए कि पैदावार बढ़ जाती है। एक ही आदमी सब काम करे तो इतना नहीं पैदा कर सकता जितना एक ही काम के कई हिस्से बना दिए जाए और एक एक हिस्से को सब एक एक आदमी करने लगे तो ज्यादा पैदा होगी। तो जिस तरह देश के अंदर श्रम विभाजन होता है, उसी तरह से संसार में श्रम विभाजन। कहीं किसी देश के वातावरण अच्छा है या आबोहवा अच्छी है या और प्राकृतिक साधन अच्छे हैं। अब जैसे एक बात तो समझ में आती, अब लोहा और कोयला अगर नजदीक हो एक दूसरे के या वहाँ कुछ कारणों से, मैं दिमाग की बात इस वक्त नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के कारण से कुछ अच्छाई आ गई हो, तो इसलिए एडम स्मिथ के जमाने से ये सिद्धांत चला आ रहा है। वो एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री था। आज के आधुनिक युग में सबसे पहला और सबसे बड़ा माना जाता है एडम स्मिथ। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक देश के अंदर मजदूरी का विभाजन करके पैदावार को बढ़ाया जाता है, उसी तरह से संसार के पैमाने पर श्रम का विभाजन करके पैदावार को बढ़ाया जाता है। कोई देश किसी काम को अच्छा कर सकते हैं, कोई देश किसी काम को अच्छा कर सकते हैं, और जब दोनों में विनिमय होता है, दोनों में तबादला होता है, एक देश की चीज एक दूसरे देश की चीज के साथ खरीद फरोख्त जब होती है तो दोनों को फायदा हो जाता है। अब आप देखो कि इस सिद्धांत को तोड़ा सबसे पहले जर्मनी वालों ने, क्योंकि वो अंग्रेजों के मुकाबले में बड़े पिछड़े हुए थे। तो 1840 के आसपास उन्होंने कहा यह तो बिल्कुल गलत बात है, और उन्होंने एक राष्ट्रीयता के आधार पर सिद्धांत बनाया, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उन्होंने उसको मानवीय रूप नहीं दे पाया। किसी जर्मन अर्थशास्त्री ने मनुष्य होकर के नहीं लिखा कि देखो इस सिद्धांत को हम काटते हैं। उन्होंने यही कहा कि इस सिद्धांत में कमी है, क्योंकि ये सिद्धांत विकसित राष्ट्रों को फायदा पहुंचाने वाला है, अल्प विकसित या कम या बिल्कुल अविकसित राष्ट्रों के लिए ये नुकसानदेह है, इसलिए इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए। फिर खुद अंग्रेज लोग जब पिछड़ने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों का तो मामला कोई 100, 125, 150 बरस तक, 200 बरस तक चला समझो, मशीन का, विज्ञान का, पैदावार का, राज का, और फिर जब ये खुद पिछड़ने लगे तो इनके अंदर से एक आदमी निकला और उसने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक सिद्धांत बनाया, उसका नाम है कीन्स। और उसने कहा कि ये सिद्धांत कम पड़ता है, असल में इसके आधार में एक तब्दीली जबरदस्त होनी चाहिए कि संसार के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी लाभदायक होता है जब हर एक देश में संपूर्ण रोजगारी हो, यानी बेरोजगारी न हो। क्योंकि इंग्लिस्तान में लाखों आदमियों की बेरोजगारी रहने लग गई, और उसी के आधार पर सब साबित करके उसने बताया कि जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश का माल विनिमय में जब जाता है तो देश को नुकसान हो जाता है, तो इसलिए संपूर्ण रोजगारी होनी चाहिए। लेकिन अब इंग्लिस्तान के अर्थशास्त्री को, कीन्स का बहुत जबरदस्त नाम है दुनिया में, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ रोजगारी कह देने का मतलब ही है करीब करीब बराबर की रोजगारी। आगे फर्क कितना पड़ेगा? मान लो अमेरिका का एक मजदूर 1 घंटे में
1 घंटे में 20 गज कपड़ा बुनने की जितनी मजदूरी करता है, या 10 अंडा पैदा करता है, या ये हम मिसाल के लिए कह रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि 1 घंटे में 10 ही अंडा हो जाता है, 5 होता हो 10 होता हो। 1 घंटे में मान लो वो 1 घंटे में 2 सेर अनाज पैदा करता है, या 3 सेर, शायद ज्यादा ही होता होगा अमेरिका में। अच्छा, तो इंग्लिस्तान वाला उससे बहुत कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा फर्क अगर होगा तो आधे या 3/4 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं। वो अगर 10 अंडे पैदा करता है तो ये 5, वो अगर 20 गज कपड़ा पैदा करता है तो 10 गज। और हमारे यहाँ का पूरे 1 दिन में 1 या 1.5 गज पैदा करता है, या 2 गज। अब मशीन आ गई है तो इसे मान लो 3 गज हो गया होगा, और क्या। अच्छा, तो अब सिर्फ ये कह देना कि बेरोजगारी किसी देश में ना हो काफी नहीं, उसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि रोजगारी ऐसी हो कि मेहनत की पैदावार करीब करीब बराबर हो हर देश में, तब 2 या अधिक देशों के व्यापार से सबको फायदा होगा। वरना क्या नतीजा होगा, आज जितना भी संसार में व्यापार हो रहा है, यूं लिखा जरूर जाता है कि 10 अरब रुपए का माल हिंदुस्तान आया और 10 अरब रुपए का माल हिंदुस्तान से बाहर गया, तो हर विद्यार्थी ऐसा समझता है, मास्टर समझता है, हर एक सोचने वाला कि हाँ भाई ये तो बराबर का व्यापार हो गया। लेकिन वास्तव में उस 10 अरब रुपए के माल को पैदा करने के लिए अगर, अब फिर ये खाली उदाहरण मैं दे रहा हूं, इंग्लिस्तान ने या जर्मनी अमेरिका ने 10 करोड़ या समझो 1 अरब घंटे का काम किया है, तो हिंदुस्तानी ने 10 अरब घंटे काम किया या 15 अरब घंटे काम किया है। ये फर्क आप याद रखोगे ना। चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की राशि बराबर है, देखने में लगता है दोनों का बराबर का विनिमय हुआ, लेकिन वास्तव में 1 घंटे की मेहनत का विनिमय हुआ है 10 घंटे की मेहनत से, और मेहनत भी ज्यादा होती। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी कम मेहनत करता है, वो भूल करते हैं, या चीन का, या समझो लंका का, मैं समझता हूं दक्षिण अमेरिका के जो पेरू, चिली जैसे देश हैं, ये कम मेहनत करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, मेहनत तो हमारे यहाँ ज्यादा होती है। मेहनत जैसे रिक्शा वाले की, वैसा कौन गोरा करेगा। हाँ, उस मेहनत का प्रकार अलग है। गोरे की मेहनत समय से होती है, उसमें एक सिलसिला आ गया है, और वो टूट नहीं जाती। जो अपने लोग हैं उनकी मेहनत तो कभी कभी तो बिल्कुल भड़क करके तेज हो जाएगी, तो फिर कभी धीमी भी पड़ जाए, कभी ज्यादा तार टूटने का या कोई मशीन टूटने का काम हो जाएगा। उनका एक सिलसिला चलता रहेगा, ये फर्क जरूर है। तो जब मैंने कह दिया कि मेहनत यहाँ के लोग ज्यादा करते हैं, तो उसको एकांगी तरह से ना समझ लेना। मेहनत ज्यादा हो जाती है, लेकिन उधर की मेहनत ज्यादा सिलसिलेवार है। और आखिरी तो मैं नहीं कह, ये ना समझ लेना कि कोई उनका दिमाग ज्यादा तेज है, लेकिन कुछ तात्कालिक संस्कारों के कारण वो दिमाग इस वक्त तेज है, हमेशा के लिए नहीं, इस वक्त तेज है। और क्योंकि वो तेज दिमाग, और सच पूछो तो मैं जैसे आपको बताऊं, ये सच झूठ की मैं कई दफे चर्चा किया करता हूं। वास्तव में कुछ समाज का संगठन ऐसा बनता जा रहा है कि गोरे को सच बोलना ही पड़ता है, या सच होना ही पड़ता है। नहीं, सच क्या, वो क्या बोलते हैं, जो सच बोलता हो, या सच्चा होना ही पड़ता है। वो जबरदस्ती झक मार करके सच्चा होता है। अब जैसे आप मिसाल के लिए देखोगे कि हिंदुस्तान में कई दफे 2 आदमी काम करने वाले हैं, उनकी निगरानी करने वाले 2 या 3 या 4 होते हैं। एक बार तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि एक काम करने वाले पर 6 निगरानी करने वाले थे। तो ऐसा देश तो जहन्नुम में जाकर के ही रहेगा। और 2 पर 2 होते हैं, ये तो एक स्वाभाविक बात है। जो 2 काम करने वाले वो मेहनत नहीं कम कर रहे हैं, वो निगरानी करने वाले। अच्छा, आप कहोगे निगरानी करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ का गरीब आदमी भी तो बहुत विचित्र सा हो गया है ना। उसको तो बराबरी की भूख इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बख्शीश की भूख है, तो कामचोर थोड़ा बहुत तो होके ही रहेगा। तो अमेरिका या रूस का मजदूर कैसे काम चलाता है? बहुत से धंधों में वो चलने वाली
निवार कहना चाहिए या चलने वाली पटरी हो गई है, वो बिजली से या और किसी ताकत से अपने आप चलती रहती। एक पुर्जा आपके सामने आया, आप मान लो मजदूर हो किसी मोटर गाड़ी के कारखाने में, तो हिसाब लगा के देख लिया गया है कि औसत मेहनत के हिसाब से वो पुर्जा 8 सेकंड में लगाया जा सकता है। तो वो निवार आपके सामने कुल 8 सेकंड रुकेगी, उससे ज्यादा नहीं रुकेगी। उतने में आपको वो पुर्जा कस देना होगा, नहीं कस पाओगे तो पुर्जा आगे बढ़ जाएगा। तो वहां पर कोई निगरानी करने की जरूरत ही नहीं है। आप सच्चे हो या झूठे हो इसका पता तो मशीन खुद लगा देती है ना। तो आज जो संसार की सभ्यता है, अपने यानी संसार नहीं, गोरे संसार की सभ्यता है, उसमें सच और झूठ की परख कोई निगरानी करने वाला, नियंत्रण करने वाला व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि मशीन खुद कर लिया करती है। या तो तुमने वो काम पूरा किया, वरना वो मशीन तुम्हारे सामने से आती और फिर सफाई देते रह जाओ। क्या सफाई दोगे वहां सफाई देने की? इसलिए गोरे देशों में सफाई भी नहीं इतनी चल पाती। वहां सफाई दो ही क्या कहोगे, सिवाय इसके कि मैं उस वक्त एकाएक मेरा दिमाग पागल हो गया, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना, और तो कोई सफाई दे नहीं सकते हो। अच्छा, तो अब मैंने आपको जो बताया कि केवल रोजगारी कह देने से काम नहीं चलेगा। रोजगारी ऐसी हो कि जिसकी पैदावार करीब करीब बराबर की। अब ये से गरीब और गिरे हुए देश के आदमी के द्वारा ये सिद्धांत निकले वो एक अलग बात है, लेकिन इसका रूप मानवी, जैसे एडम स्मिथ का रूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का मानवी था, चाहे वक्ती तौर पर वो इंग्लिस्तान को मदद देता हो, चाहे कीन्स का सिद्धांत रोजगारी वाला यानी संपूर्ण रोजगारी के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन सबके लिए फायदेमंद हो सकता है, वो मानवी था लेकिन अंग्रेजों को फायदा देता था। इसी तरह से ये सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी सबके लिए लाभदायक होगा जब हरेक देश में मजदूरी की पैदावार करीब करीब बराबर हो। खाली रुपए पैसे के हिसाब से मत कहो कि इतने रुपए का व्यापार हुआ, दोनों तरफ से बराबर का व्यापार हो गया। कितने घंटे की मजदूरी किस देश की कितने घंटे की मजदूरी से हुई। अब आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ के घरेलू उद्योग धंधे, समझो बनारसी साड़ी या दरी या कालीन या क्या वो तुम्हारे यहाँ करगा हाथ करगे के बढ़िया बढ़िया कपड़े ये गोरे लोग खरीद रहे हैं और खूब हमारा व्यापार बढ़ सकता है। तो ये तो मैं 15 बरस पहले कह चुका था कि जो अब संसार बनने वाला है उसमें शायद यही होगा कि यूरोप के लोग तो वो बड़ी बड़ी मशीनों की चीजें हमको बेचेंगे जिसमें 1 घंटे की मेहनत से उतना पैदा होगा जितना यहाँ पर 10 घंटे की मेहनत से हाथ करके से बढ़िया और खूबसूरत और बेल बूटे वाली चीजें पैदा करेंगे। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन क्या खाक पत्थर बढ़ रहा है? ये तो 10 घंटे की मेहनत का विनिमय 1 घंटे की मेहनत से हो रहा है या 15 घंटे की मेहनत का विनिमय 1 घंटे से हो रहा है। तो खैर कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय गैर बराबरी के बारे में आपको बताया। और राष्ट्रीय गैर बराबरी के तो कोई बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर मौके पर आई जाता है। एक तरफ 8 आने रोज के हैं खेत मजदूर के और दूसरी तरफ 5,000 6,000 रुपए हैं एक दिन के श्री बिरला। वैसे खानदान के तो 1 लाख के करीब होंगे या शायद और ज्यादा हो, क्योंकि मैं बहुत हिचक करके कहता हूँ, कम बता करके कहता हूँ, लोग जबान पकड़ लिया करते। हो सकता है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो 10 लाख, कुछ पता नहीं चल पाता है आजकल की दुनिया में। आखिर को ये इतना जबरदस्त दान दे देते हैं। अभी कह दिया कि हम तुमको टेक्नोलॉजी क्या वो मशीन और इंजीनियरिंग का कॉलेज खोल देंगे, चलो 2 करोड़ के खर्चे से, कहीं 4 करोड़ के खर्चे से, तो कहीं से तो आता है ना ये पैसा। तो अगर उनके घर में 20 आदमी हैं तो मान लो एक आदमी के ऊपर 5,000 रुपया हो। उसी तरह से मैंने जो हिसाब लगाया, प्रधानमंत्री साहब के ऊपर एक दिन का 25 से 30,000 रुपए का खर्चा होता है। चाहे उनकी आमदनी न हो लेकिन खर्चा कर लेते हैं। और आज के युग में और समाज में एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई है कि राजनीति में लगे हुए लोगों को आमदनी करने की जरूरत नहीं रहती। और राष्ट्रीय गैर बराबरी के तो कोई बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर मौके पर आई जाता है। एक तरफ 8 आने रोज के हैं खेत मजदूर के और दूसरी तरफ 5,000 6,000 रुपए हैं एक दिन के
श्री बिरला, वैसे खानदान के तो 1 लाख के करीब होंगे या शायद और ज्यादा हो, क्योंकि मैं बहुत हिचक करके कहता हूँ, कम बता करके कहता हूँ, लोग जबान पकड़ लिया करते। हो सकता है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो, 10 लाख, कुछ पता नहीं चल पाता है आजकल की दुनिया में। आखिर को ये इतना जबरदस्त दान दे देते हैं। अभी कह दिया कि हम तुमको टेक्नोलॉजी, क्या वो मशीन और इंजीनियरिंग का कॉलेज खोल देंगे, चलो 2 करोड़ के खर्चे से, कहीं 4 करोड़ के खर्चे से, तो कहीं से तो आता है ना ये पैसा। तो अगर उनके घर में 20 आदमी हैं तो मान लो एक आदमी के ऊपर 5,000 रुपया हो। उसी तरह से मैंने जो हिसाब लगाया, प्रधानमंत्री साहब के ऊपर एक दिन का 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा होता है। चाहे उनकी आमदनी न हो लेकिन खर्चा कर लेते हैं। और आज के युग में और समाज में एक बड़ी अच्छी बात यह हो गई है कि राजनीति में लगे हुए लोगों को आमदनी करने की जरूरत नहीं रहती। राज के ऊपर इतना कब्जा रहता है कि वो खर्चा कर सकते हैं। तो कुछ लोग आमदनी करके खर्चा करते हैं, कुछ बिना आमदनी के खर्चा कर देते हैं। लेकिन अंततः हालत तो दोनों की एक सी होती। 5,000 हुआ, 25,000 हुआ। अच्छा, 8 आना एक तरफ खेत मजदूर का एक दिन का, और दूसरी तरफ 25,000 रुपया। ये है हिंदुस्तान के गैर बराबरी के झूले के 2 पेंग। आज भी है, लेकिन इतनी जबरदस्त गैर बराबरी, 8 आना एक तरफ और 25,000 दूसरी तरफ, ये कभी नहीं हुई। जैसा मैंने कहा, गैर बराबरी के झूले के ऐसे 2 पेंग संसार में कभी और कहीं नहीं हुए। एक तो गैर बराबरी का ये अंग है, दूसरा और भी अंग आप देखना, खाली बड़े और छोटों का नहीं, मामूली स्तर के भी जो लोग हैं, बहुत मामूली तो नहीं, मतलब एक साधारण स्थिति वाले। अब जैसे मास्टर, एक मिसाल देके देता हूं मास्टरों का, प्राथमिक शिक्षक और उधर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा शिक्षक होता है विश्वविद्यालय का। रूस, अमेरिका जैसे देशों में प्राथमिक शिक्षक और विश्वविद्यालय के शिक्षक की आमदनी की गैर बराबरी ज्यादा से ज्यादा होगी तो एक समझो 70 रुपया रोज और 200 रुपया रोज, यानी 3 गुना। अपने देश में 2 रुपया रोज तो है प्राथमिक शिक्षक, और जो विश्वविद्यालय का उपकुलपति है उसकी आमदनी और खर्चा, क्योंकि मैं सब लेके सब जोड़ करके लेता हूं, ये भी आप जान लेना, इस संसार के युग में सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने में कुछ ज्यादा, सारे संसार में नौकरी के अलावा भत्ता और एक होता है जो आमदनी कर को बचाने के लिए, जहां कहीं भी पूंजीपति देश हैं वहां आमदनी कर के नियम में लिख दिया गया है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ रुपया तुम खर्च कर सकते हो, जैसे होटलों में, रेस्टोरेंट वगैरह में खिलाने पिलाने में ये खर्च कर सकते हो, तो आमदनी कानून उसको माफ कर देता है। तो दान तो खैर मुफ्त है ही, लेकिन ये दूसरी चीज को लोग नहीं जानते, ये कि अपने व्यापार को बढ़ाने में उचित खर्चा। अब उचित खर्चे का तो जानते हो क्या मतलब निकलता है। इसीलिए आज के युग में अय्याशी बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो आदमी पैसा कमाता है और आमदनी कर में बहुत पैसा निकल जाया करता है, वो सोचता है कि बजाय इसके कि सब आमदनी कर में अपना पैसा दे दो, चलो अब खूब उड़ाओ, खर्च करो, खाने पीने में, भेंट देने में, सब पैसा बड़े ज्यादा पैमाने पर खर्च होता है। और खास तौर से कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में आपको अगर नहीं मालूम हो तो ये समझ लेना, जो लोग खाने होने जाते हैं ना बड़े बड़े होटलों में, और एक एक खाने में 200, 400, 1000 रुपया खर्च कर देते हैं, तो ये मत समझना अपने पास से खर्च करते, कंपनी का वो पैसा है, क्योंकि आमदनी कर में वो पैसा सरकार के पास चला ही जाता, इसलिए उसको वहां खर्च कर देते हैं। खैर, तो सब भत्ते जोड़ना चाहिए। खैर, विश्वविद्यालय के उपकुलपति को तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो कोई इसकी कंपनी का तो आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी मोटर, बगीचा, चपरासी वगैरह तो मिल ही जाते हैं ना, तो इसलिए 200 रुपया रोज का कम से कम रखिए। तो कितना फर्क हो गया? जो फर्क गोरे देशों में 3 गुना है प्राथमिक शिक्षक और उपकुलपति का, या कॉलेज के बहुत बड़े बड़े जो अध्यापक होते हैं, वो फर्क अपने देश में कितना हो जाता है? 100 गुना। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको इस संसार की स्थिति, अब इसके खिलाफ लड़ाई तो चली रही, और उस पर ये तो आज मौका नहीं कि जिस मैं विश्लेषण करूं उस बात का कि क्या बात है कि रूस साम्यवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है,
और किसी अनजान आदमी के लिए जो ताजा ताजा किताबें पढ़ रहा है, ये फर्क बहुत जबरदस्त मालूम हुआ कि भाई ये तो पूंजीवादी है, वो साम्यवादी है, बिल्कुल एकदम से एक दूसरे के खिलाफ है, पलट गया है सिंहासन। लेकिन वास्तव में आप देखोगे, जहां तक कि साधारण तौर से 90 सैकड़ा या 95 सैकड़ा जनता का सवाल उठता है, उनके आमदनी की गैर बराबरी के मामले में रूस और अमेरिका दोनों समान हैं। यहां तक कि कई दफे तो कुछ अमेरिकी लोग मुझसे बिगड़ जाते हैं जब वो मेरी ये बात सुनते, कहते तुम जानते नहीं हमारे यहाँ समानता ज्यादा है, रूस में असमानता ज्यादा है, इस तरह की वो बातें करने लग जाती हैं। लेकिन ज्यादा ध्यान से अगर इसको देखोगे, क्योंकि रूस में बहुत सी चीजें मुफ्त मिल जाया करती, और जैसे दवाई, साधारण दवाई रूस में मुफ्त मिलती, जैसे पढ़ाई लिखाई तो खैर अमेरिका में भी एक हद तक मुफ्त है, बाद में जाकर के खर्चा वहां पड़ता है, लेकिन ज्यादा पड़ता है, रूस में कुछ कम पड़ता है। तो जो चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं उनको भी अगर गिन लो तो फिर मैं कहूंगा कि गैर बराबरी रूस और अमेरिका की साधारण जनता की, मतलब 99 सैकड़ा जनता की करीब करीब एक जैसी। तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्या बात, ये गोरे क्यों ऐसी हालत पे पहुंच गए। वहां तो कोई समाज गठन के सिद्धांत का या कानून का सवाल नहीं, कहीं और कोई चीज आई। तो इस पर मैं विश्लेषण आज नहीं करूंगा, खाली आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से पुराना हिंदुस्तान 3-4 हजार 2000 बरस पहले का आध्यात्मिक बराबरी की तरफ झुका और उसने बहुत कुछ हासिल किया उस दिशा में, उसी तरह आधुनिक संसार का, आधुनिक यूरोप सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ झुका और उसने बहुत कुछ हासिल किया। मनुष्य ने अपनी तमाम सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक बराबरी के मामले में कभी भी उतना नहीं हासिल किया जितना यूरोप वालों ने हासिल किया। इसलिए यूरोप की कई दफे जो लोग निंदा करने लग जाते हैं या उनकी इधर उधर की कुछ चीजों को लेकर हंसी उड़ाने लग जाते हैं, उन्हें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक स्तर को जितना यूरोप ने पहचाना है उतना दुनिया के किसी देश ने कभी नहीं पहचाना और इज्जत दी है। साधारण से साधारण आदमी को, साधारण से साधारण औरत को देखने में, कपड़े लत्ते में अगर बहुत नजदीक जाकर के कपड़ा छुओ तो शायद फर्क मालूम हो जाएगा, वरना देखने में पता नहीं चलेगा कि कौन तो भंगिन है और कौन रानी है। कई दफे तो शायद अगर भंगिन तेज हुई, अच्छा श्रृंगार करना जानती है, तो वही रानी मालूम हो और रानी का पता कुछ और लग जाए। अच्छा, तो अब ये मैंने आपको गरीब अमीर की गैर बराबरी के मामले में कहा। सब जगह युद्ध चल रहा है, अहिंसक या हिंसक जो भी कहो, हड़तालें वगैरह इस युग में कुछ कम हो गई। उसका एक कारण है कि रूस ने इस गैर बराबरी के एक अंग को मिटा करके दुनिया के लोगों के सामने बराबरी का कम से कम चित्र रखा, प्रतीक बन गया। अब जहां कहीं ये लड़ाइयां समझो 1920 तक हुआ करती थी ना, 1920 तक हड़तालें भी ज्यादा होती थी, आपस में झगड़े भी ज्यादा होते थे, सभाएं जुलूस वगैरह भी ज्यादा होते थे। इधर कुछ कम पड़े, कुछ तो विश्वास की कमी आई, कुछ रूस के ऐसे हरकतें हुई हैं जैसे स्टालिन वाली। स्टालिन ही खाली क्यों, मैं तो ये कहूंगा कि वो शुरू से ही ऐसा सिद्धांत रहा है लेनिन के जमाने से कि उसमें कुछ खराबी थी कि जिससे संसार के और गरीब लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हुई, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि जितना भी संसार का दबा हुआ और गरीब आदमी है उसमें से एक अंश रूस ने ऐसा बना डाला है कि जो समझता है कि अपने देश के अंदर की लड़ाई 2 नंबर की है, असली लड़ाई है वो जो कि गरीबों का मंदिर बन चुका है उसमें, और जो पूंजीपतियों के मंदिर। अगर इन दोनों की लड़ाई में गरीबों का मंदिर जीत गया तो हमारी जीत तो अवश्यंभावी हो जाएगी। ये तर्क आप पकड़ लेना। और जैसे मान लो, चाहे मजाक में ही सही, मुझको कई दफे ऐसे अपने साथी जवाब दे दिया करते हैं जिनसे मैं कहता हूं तुम तो बड़े आलसी और निकम्मे हो, तो वो कह दिया करते हैं कि अब आप ऐसा कहते हैं लेकिन अब जब सब हिंदुस्तान में समाजवाद आएगा तो क्या हमारे गांव में नहीं आएगा? तो एक तरह का विश्वास घुसा हुआ, जब सब हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे यहाँ तो आएगा, तो ज्यादा आप क्या कर रहे हैं अपने भरसक, बहुत ज्यादा आप जी तोड़ने की कौन सी जरूरत पड़ी हुई है। तो ऐसा मैं समझता हूँ, चाहे मुंह पर न लाते हो, दिमाग में जरूर ये बात बहुतों के है कि जब आएगा तब आएगा, क्यों हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो औसत परिश्रम है वो उसके लिए कर लो, लेकिन और ज्यादा परिश्रम करने की क्या जरूरत पड़ी। तो ऐसा एक तर्क, और ये तो बड़ा घातक तर्क है ना,
क्योंकि सब अगर इसी तरह से सोचने लग जाएं तब तो फिर सारे हिंदुस्तान में कभी समाजवाद आएगा नहीं। सभी ये सोच के बैठेंगे जाओ जगह आएगा, हमारे गांव में हमारे जिले में आ जाएगा, तो फिर कहीं नहीं आएगा। तो उसी तरह से कम्युनिस्टों की जीत के बाद, रूस और चीन की जीत के बाद हर देश में गरीब लोगों के अंदर एक काफी बड़ा वर्ग हो गया है जो समझता है कि हमारे अपने देश में समाजवाद आ जाएगा, गैर बराबरी मिट जाएगी उस दिन जबकि रूस की और अमेरिका की पूंजीवाद की और साम्यवाद की लड़ाई खत्म होगी और साम्यवाद जीत जाएगा। जब सारे संसार में जीतेगा तो हमारे यहाँ जीत ही जाएगा। तो इसलिए कुछ ढिलाव आया है आजकल जो आप देख रहे हो। और ढिलाव जो मैंने आपसे बताया है कि जो एक जमाना था जब कहीं भी सुन लेते थे कि मजदूर की हड़ताल हुई, जानने की जरूरत नहीं होती थी कि वो किस लिए हड़ताल हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अब मैं अपने जमाने की बात कहता हूँ, कुछ थोड़ा सा वक्त मेरे अपने जमाने में भी आया था कि कहीं भी कोई हड़ताल हो उससे उमंग आ जाती थी, पता लगता था हाँ बढ़ रहे हैं हम आगे, दुनिया बदल रही है, कहीं कोई मजदूरों की हड़ताल हो। अब वो चीज नहीं रह गई क्योंकि मजदूर खुद बहुत जगह पर एक क्या हो रहा है, शुद्ध मजदूरी का संगठन बना रहा है। उसको क्रांति में इतनी दिलचस्पी नहीं, जैसा हमने शुरू में कह दिया ना, उसको दिलचस्पी है सुखी जीवन बिताने में, और खास तौर से गोरे देशों का मजदूर। मैं बार बार इस बात को नहीं कहना चाहता कि गोरे देशों का मजदूर अपने देश के काफी बड़े लोगों से ज्यादा अच्छा है। अब लट्टू बनाने वाली मजदूरनी जो 90 रुपया रोज कमाती है वो अपने यहाँ के मतलब किसी भी उपकुलपति से या कलेक्टर से या लोकसभा के सदस्य से तो अच्छी हुई ना, या झाड़ू देने वाला बंगी जो 1200 रुपए यानी 40 रुपए रोज कमाता है वो अपने यहाँ के तो बहुत से बड़े बड़े वकीलों और डॉक्टरों से अच्छा हुआ। तो इसलिए वहां पर एक समाज कुछ विचित्र सा बन गया है। आप में से जो लोग गए हो या जो कभी जाओगे तो चकित हो जाओगे कि वो कैसा समाज है, उसकी चमक, उसकी उसका रहन सहन, उसके पैसे के मामले में एक उदारता, खर्च करने की शक्ति, और चारों तरफ का एक खुला मुक्त, वो मुट्ठी बंधी हुई नहीं, खुली हुई मुट्ठी वाला जो एक वातावरण है वो हो गया। तो इसलिए ये आंदोलन कुछ तो एक मायने में देखो तो कमजोर सा हुआ है, लेकिन दूसरे अर्थ में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर बराबरी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई अब कुछ ज्यादा सचेत होकर के आ रही। और मान लो अभी इतनी नहीं आई है तो हमारे जैसे लोगों की बातें बच गई, संगठित होती गई, एक जगह आती गई, तो ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि अगले 5, 10, 15 बरस में ये लड़ाई सचमुच एक अच्छा सा रूप ले ले, गरीब अमीर की लड़ाई। और ऐसा भी हो सकता है कि हथियार वाला मामला बिगड़ता अगर चला जाए तो रूस और अमेरिका को खुद झक मार करके इन बातों को थोड़ा बहुत सोचना पड़े, कुछ तब्दीलियां आए। मैंने ज्यादा इसी गरीबी अमीरी पर कह दिया, असल में तो और बहुत सी लड़ाइयां इसके साथ जुड़ी हुई। अब गरीबी अमीरी के साथ विश्लेषण करते वक्त मैंने प्रभु देश और गुलाम देश की बात कही थी, तो वो लड़ाई तो बिल्कुल साथ चली रही। अब जैसे आजकल सबसे ज्यादा तो अल्जीरिया का जिक्र आता है। अल्जीरिया, इधर आ जाओ मुकुंदीलाल जी, बोलिए ना। तो वैसे अल्जीरिया जानते हो कौन क्या शब्द है? बड़ा गजब का देश है, इतना तो जानते हो ना? क्या शब्द है ये? मतलब जजीरा, जो द्वीप जिसको कहते हैं ना, उर्दू में या अरबी में क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं ना। मतलब पहले समझ लो, वो चाहे जजायर कहो चाहे जो कुछ कहो, जिसको द्वीप कहते हैं या जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं ना। तो असल में ये देश कभी जब इसका नामकरण हुआ तो जिन लोगों ने उस जमीन को देखा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था तो इसका नाम अल जजीरा रख दिया। तो अल जजीरा बिगड़ते बिगड़ते यूरोपियों के मुंह में
अल्जीरिया हो गया। ये तो खैर मैंने प्रसंगवश आपको बात बता दी, इसका कोई खास इससे संबंध नहीं है। खाली इतना सा संबंध है कि जो लोग भाषा के मामले में बहुत ज्यादा यूरोपियन लोगों की नकल किया करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि न जाने कितने शब्द इसी तरह से यूरोपीय भाषाओं में अपनी भाषाओं के गए हैं। और ऐसा मत समझना कि अपनी भाषाएं निर्धन है, लेना देना तो सब चलता रहता है। जैसे आजकल आप लोग मानसून शब्द बहुत इस्तेमाल किया करते होंगे, ये मानसून शब्द असल में आपका मौसम शब्द ही है। मानसून, अब देखो जो भी हिंदुस्तानी है उसके मुंह पे है मानसून आ गई, या क्या पानी जब बरसना शुरू हो जाता है, तो ये वही मौसम। खैर, अल्जीरिया में जो लड़ाई चल रही है, या जो कीनिया में हुई, या जो अभी और देशों में भी हो रही है, दक्षिण अफ्रीका वगैरह, तो उस पर से मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु देशों के खिलाफ जहां कहीं अभी भी राजनीतिक गुलामी है, लड़ाई बड़े जोरों से चल रही है। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो वो जो गरीबों अमीरों वाली लड़ाई पहले मैंने बताई है, दूसरी इसमें न जाने कितनों की जानें इस वक्त भी जा रही होंगी। लोग मर रहे होंगे, गिरफ्तार हो रहे होंगे, कत्ल हो रहे होंगे, और तरह की तकलीफें उठा रहे होंगे। अब मुझे एक बात इस संबंध में कह देनी है कि किसी भी देश का नए सिरे से गुलाम होना अब संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसकी ये मानी नहीं कि आप लोग निश्चिंत हो जाना और डर मत रखना, लेकिन एक विद्यार्थी की हैसियत से ये बात साफ मालूम पड़ती है। और उसका कारण है कि गोरे देशों के अंदर इन दो महान रूस और अमेरिका का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि कोई भी देश किसी एक अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी रियासत बढ़ाने नहीं देगा। और इसका नतीजा होता है कि जब कभी कोई गरीब या कमजोर देश लुढ़कने लगता है, गिरने सा लगता है, उसके घुटने कुछ कमजोर होने लगते हैं, तो एक मानी में पूछो तो रूस और अमेरिका, रूस शायद दाएं गाल में या बाएं गाल में, और अमेरिका दूसरे गाल में इतने जोर से थप्पड़ मार करके कहता खड़े रहो कम बात, गिरने नहीं देंगे हम तुमको। तो ये इस सदी के पहले जितनी भी सदियां हुई हैं, उनमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में ताकतवर देशों ने हमेशा कोशिश की है कि उनका प्रभुत्व दूसरे देशों पर बढ़े, उनको उसकी गुंजाइश रही। युग ऐसा था, ये एक माना हुआ सत्य था कि अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम्हारा साम्राज्य बढ़ भी सकता है। लेकिन आजकल सिद्धांत वगैरह की बात छोड़ दो, इस वक्त मैं सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि मनुष्य इतना ऊंचा उठ गया है, लोगों को गुलामी से इतनी नफरत हो गई है कि वो किसी देश को गुलाम नहीं बनने देते हैं। हो सकता है किसी हद तक ये भावना भी काम करती हो, लेकिन दरअसल तो वस्तु स्थिति ऐसी हो गई है, रूस और अमेरिका दो इतने महान शक्ति वाले और करीब करीब बराबर की शक्ति वाले देश हो गए हैं कि कोई भी अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को बढ़ने नहीं देना चाहता। और इसलिए जब कभी कोई कमजोर देश गिरने लगता है तो उसको जबरदस्ती खड़ा करके रखा जाता है। अब ये विदेशी मदद वगैरह आखिर है क्या? यही सब चीजें हैं तो, है ना। गोरे लोग मुझसे मेरी बात से इनकार करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो ये दान वृत्ति से कर रहे हैं, या दान नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि हम ये भाई वृत्ति से कर रहे हैं, हम अपने गरीब भाई को उठा रहे हैं। लेकिन ये बात सब बिल्कुल थोथी है, क्योंकि जहां कहीं उनकी राष्ट्रीय आमदनी का और जो कोई वो विदेशी मदद कर रहे हैं औसत निकाला जाए तो वो आधा सैकड़ा, एक सैकड़ा, चौथाई सैकड़ा ऐसा ही निकल पाता है। उसमें कोई भाईचारे की बात नहीं है। कई दफे मुझको तो परेशान किया गया, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप कोई मदद करो, मैं तो बल्कि चाहता हूं कि आप लोग मदद मत करो। अगर आप समझते हो कि भाई हो, सारा संसार एक दूसरे का भाई है, तब फिर दूसरे ढंग से मदद करो। तब तो फिर मदद करने के मतलब होंगे कि आप बनाओ अपने पड़ोसी को भी अपने जैसा, उतना ही समृद्ध, उतना ही शक्तिशाली। और ये चटपुंजिया मदद है, ये तो खाली इसलिए है कि जिसमें कोई देश गिरे नहीं, टूटे नहीं, लुढ़के नहीं और तुम्हारे प्रतिद्वंदी के कब्जे में न चला जाए। आज जो कुछ भी विदेशी मदद है वो इसी आधार के ऊपर चल रही है। फिर भी इतना तो तय है ना कि कोई भी देश अब परतंत्र
होता नहीं दिखता भविष्य में। और पिछले 10-15 बरस में आप देख ही चुके हो कि कोई देश गिरा नहीं, खत्म नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं गया है। जो पुराने देश दूसरों के कब्जे में थे वो अलबत्ता निकल रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, कम से कम राष्ट्रीय राजकीय माने में स्वतंत्र हो रहे हैं। जहां मैंने आपसे मदद की बात की, देखो एक अंग इसका और भी जान लेना जरूरी हो जाता है। खैर वो याद आया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो और नाइंसाफियां हैं उनको सबको कम से कम गिना तो लिया जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और नाइंसाफी है ऊंचे जात और छोटे जात की। यो जात का मामला केवल हिंदुस्तान में, लेकिन जात में जो बीज है, तत्व है, वो किसी न किसी रूप में संसार के हर देश में मौजूद है। मेरा ऐसा विचार है कि मनुष्य का इतिहास जहां और कई किस्म की पेंगे लेता रहा है, वहां वर्ग और जात के दो धुरियों के बीच में या दो कोनों के बीच में झूला झूलता रहा है, पेंग लेता रहा है। वर्ग है ढीली जात और जात है जकड़ा वर्ग। अगर मान लो छोटी सी परिभाषा देनी पड़े तो मैं ये कहूंगा, जब कोई वर्ग तो जानते हो ना, ये जैसे मान लो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, खेत मजदूर वर्ग है, ये सब वर्ग हैं जो आर्थिक स्थितियों, आर्थिक बराबरी गैर बराबरी और आर्थिक लेन देन, दांव पेच, कम ज्यादा, कशमकश, पैदावार, मशीन वगैरह इस कर पर से बने हैं। ये है वर्ग। ये तो कुछ ढीले ढाले होते हैं, एकदम ढीले तो नहीं होते। एकदम ढीले अगर हो तो फिर जात बनने की गुंजाइश नहीं रहे। कुछ इनमें कड़ापन रहता ही है, इस मानी में कि इस यूरोप में जिसमें इतनी ज्यादा अय्याशी या अमीरी आई है, उस यूरोप में भी मजदूरों की तनख्वाहें तो बहुत बढ़ी। मजदूर उस हैसियत पे पहुंचे हैं जैसे कि हिंदुस्तान जैसे देश या किसी पुरातन देश के नवाब वगैरह रहते थे। ये सब हुआ, लेकिन अनुपात के हिसाब से, मतलब मजदूर का क्या हिस्सा होगा और क्या हिस्सा होगा मालिक का, अनुपात के हिसाब से फर्क उतना नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये समझ गए ना कि मजदूर की मजदूरी बढ़ी है, उसकी स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन जो राष्ट्रीय पैदावार के बंटवारे करने में अनुपात होता है मजदूर का और साहब वर्ग का, उस अनुपात में उतना अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। अनुपात भी बदला है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ढीला जात या वर्ग एक तरफ है, बाकी सारे संसार में। हिंदुस्तान में ये कभी वर्ग थे या क्या था, अब इस बहस में मुझसे मत पढ़ना कि जात की शुरुआत कैसे हुई। उसके पचासों विचार है उसके ऊपर। कोई भी विचार पक्का वैज्ञानिक कहा जा सकता है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने देखा जो अनपढ़े लोग होते हैं हमारे बीच में बहुत ज्यादा हैं, वो जात के इतिहास के बारे में बड़े पंडित होकर के बोलने लग जाते हैं कि जात इस तरह से बनी। तो जरा थोड़ा सा आप ऐसे लोगों पर हंस लेना जो बहुत से मामलों पर एकदम से निश्चित विद्वान होकर के बातें कर दिया करते हैं, जिसमें से जात की उत्पत्ति एक विषय है। उन पर उनको पढ़ना जरूर, कुछ बात शायद लग जाए लेकिन समझ लेना कि कुछ अधकचरा विद्वान है बेचारा और अधकचरी बात के ऊपर बहुत निश्चित बनता जा रहा है। जो भी हो, जैसे बनी हो ये जात, लेकिन जात जम जाती कि जिसमें अनुपात भी करीब करीब स्थिर हो जाता है, निश्चितता आ जाती है, यहाँ तक कि तादाद भी निश्चित हो जाती है, बहाव रुक सा जाता है, एक चीज जकड़ जाती है और सब चीजें निश्चित हो गई, प्रायः निश्चित। ऐसी निश्चितता की हालत भी मनुष्य के लिए बड़ी संतोषजनक होती। और आप तो अपने इतिहास से ही जानते हो, यहाँ पर राज्य इतनी जल्दी से और इतने ज्यादा बदलते रहे हैं कि कई दफे मनुष्य ने बिल्कुल अपनी एक हिम्मत हार करके फैसला किया है कि भाई कोई चीज खराब
गंदी या ओछे दर्जे की, लेकिन निश्चित तो हो जाए, कम से कम थोड़ी बहुत जान माल की हिफाजत तो रहे। यहाँ पर जो एक शब्द बहुत मशहूर है ना, जान माल की हिफाजत, चाहे जिस पैमाने की हिफाजत हो, खराब हिफाजत हो, वो रहे। अच्छा, तो अब ये जात वाला मामला हालांकि अपने देश के लिए ज्यादा महत्व का है, लेकिन फिर भी सारे संसार के लिए इस मानी में महत्व का है कि वर्ग इतना ढीला कभी नहीं हो पाता कहीं कि जिससे जात के बीज हमेशा से खत्म हो जाए। जिसका मतलब ये हुआ कि वर्ग भी खत्म होना चाहिए। लेकिन अब जो कुछ रूस इत्यादि देशों में कार्रवाई हो रही है, मुझे उसमें खतरा लगता है कि वर्ग का खात्मा होने के बजाय कुछ आसार ऐसे दिखते हैं कि वर्गों के अनुपात साधारण लोगों और मजदूरों के हित में होते हुए निश्चित होते जा रहे हैं। यानी वर्गों की जो आमदनी है ना, ये सही है कि आमदनी में निश्चितता हो रही है साधारण लोगों के पक्ष में, लेकिन निश्चितता हो रही है ना। और अगर निश्चितता हो गई और पूरी बराबरी के आधार पर नहीं, फर्क फिर भी रहा, चाहे 10 गुने का रहे, चाहे 15 गुने का रहे, चाहे 20 गुने का रहे, अगर ये फर्क रह गया और इसमें निश्चितता आ गई, तो फिर उसमें जात का बीज आ जाता है और फिर वो न जाने कहां कहां ले जाएगा। और जब कभी रूस से ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि जो लड़के लड़कियां विश्वविद्यालय में पढ़ लेते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है मेहनत हाथ से काम करने की, क्रुश्चेव ने खुद कहा है, उनकी कुछ तबीयत भी बदलने लग जाती। या कभी ये खबर पढ़ने को मिलती है कि रूस में एक ही मकान आदमी रख सकता है, 2 नहीं, लेकिन वो शनिचर इतवार वाला